नमस्कार, भारत दृष्टि में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम किशोर। इस कार्यक्रम में हम अलग अलग विषयों से जुड़े भारत के चिंतन की चर्चा करते हैं। अपना देश स्वतंत्रता के 70 वर्षों का उत्सव मना रहा है। स्वतंत्रता के बाद हमने लोकतंत्र के जिस स्वरूप को अपनाया, शासन के लिए जिस संसदीय प्रणाली को अपनाया, वो कितना सफल रहा, इसका आकलन समय की मांग है। लेकिन यह समझने के लिए भारत की भावभूमि को समझना जरूरी है। हजारों वर्ष पुराना यह देश अपना शासन प्रशासन कैसे चलाता रहा, वैदिक युग की सभा समिति और विधत कैसे काम करती थी, संघ, महाजनपदों और जनपदों का क्या स्वरूप था, क्या लिच्छवी सच में दुनिया का सबसे पहला गणराज्य था। करेंगे इन सभी बातों की चर्चा आज जनतंत्र की भारतीय दृष्टि में। लेकिन उससे पहले देखते हैं यह रिपोर्ट। जनतंत्र इस देश के लिए कभी पराया नहीं रहा। प्राचीन साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की माने तो प्राचीन काल से हमारे देश में ये व्यवस्था रही है। प्राचीन गणतांत्रिक व्यवस्था में आजकल की तरह ही शासक एवं शासन के अन्य पदाधिकारियों के लिए निर्वाचन प्रणाली थी। ऋग्वेद तथा कौटिल्य साहित्य ने चुनाव पद्धति की पुष्टि की है। वर्तमान संसद की तरह ही प्राचीन समय में परिषदों का निर्माण किया गया था, जो वर्तमान संसदीय प्रणाली से मिलता जुलता था। गणराज्य या संघ की नीतियों का संचालन इन्हीं परिषदों द्वारा होता था। वर्तमान संसदीय सत्र की तरह ही परिषदों के अधिवेशन नियमित रूप से होते थे। किसी भी मुद्दे पर निर्णय होने से पूर्व सदस्यों के बीच में इस पर खुलकर चर्चा होती थी। सही गलत के आकलन के लिए पक्ष विपक्ष के बीच जोरदार बहस होती थी। उसके बाद ही सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता था। सबकी सहमति न होने पर बहुमत प्रक्रिया अपनाई जाती थी। यानी ये कहा जा सकता है कि हमारी सोच का मूल आधार सदैव से ही जनतंत्र रहा। पंच परमेश्वर का प्रचलन भी यहाँ सदियों से रहा है। वर्तमान समय में या कहें आजादी के बाद इस देश ने जनतंत्र अथवा लोकतंत्र के जिस स्वरूप को अपनाया, वो हमारी पुरानी सोच से थोड़ा अलग रहा। आज की लोकतांत्रिक प्रणाली जनमानस की पसंद का आकलन सही नहीं कर पाती। आज जो पार्टी चुनकर सत्ता में आती है, वो सबसे लोकप्रिय नहीं बल्कि सबसे कम अलोकप्रिय होती है। कुछ को छोड़ दिया जाए तो कई राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जिनकी अपनी ना कोई विचारधारा है, ना नियम। स्वतंत्रता के बाद जिस लोकतंत्र को लेकर हम चले थे, बीते 70 सालों में ये एहसास हुआ कि कई विसंगतियां भी उससे जुड़ी हुई हैं। जरूरी है कि एक बार पुनः उन पर विचार किया जाए। तो आज भारत दृष्टि में हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे। विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन आपका असली परिचय जनतांत्रिक पद्धति और उसमें सुधार को लेकर निरंतर विचार करते रहने वाले एक प्रखर और प्रामाणिक विचारक की है। कॉलेज के दिनों से आप समाज जीवन में सक्रिय रहे। समाज में नेतृत्व क्षमता बढ़ाने और चुने हुए जनप्रतिनिधियों की ट्रेनिंग के लिए महाराष्ट्र में बनी रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी संस्था से आप पिछले 30 वर्षों से जुड़े हैं, उसके उपाध्यक्ष हैं। आंकड़े बताते हैं कि अभी तक संस्था ने लगभग 40,000 लोगों को प्रशिक्षित किया है, जिसमें आज के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। प्रभावी प्रशासन को लेकर काम करने वाली शोध संस्था पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर के आप मानद निदेशक भी हैं। जनतंत्र और उसके आयामों को लेकर लिखी गई आपकी पुस्तक बियॉन्ड ए बिलियन बैलेट काफ़ी चर्चा में रही है। विनय जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपने जनतंत्र और उसके अलग अलग आयामों को लेकर काफ़ी काम किया है। मेरा पहला सवाल, आधुनिक संदर्भों में हम जिस लोकतंत्र और जनतंत्र की बात करते हैं, उसका स्वरूप स्वतंत्रता के बाद आया, लेकिन क्या यह सच है कि मूल रूप से हजारों वर्षों से यह देश जनतांत्रिक स्वभाव वाला देश रहा है? निश्चित रूप में मैं मानता हूं कि अगर हम सभ्यताओं के परिदृश्य पर नज़र डालें, विगत 1000-2000 वर्षों में जितनी सारी सभ्यताएं विश्व में हमें दिखाई देती है, उन सारी सभ्यताओं के संदर्भ में मैं निश्चित रूप में ये कहना चाहूँगा कि भारतीय सभ्यता के केंद्र में जो विचार रहा वो आध्यात्मिक जनतंत्र का विचार रहा।
और आध्यात्मिक जनतंत्र मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दुनिया में कई सारी आध्यात्मिक प्रणालियाँ हैं, कोई मजहब कहेगा, धर्म कहेगा, पंथ कहेगा, जो भी है, मगर उसमें कई ऐसी प्रणालियाँ हैं जिन्होंने ये सोचा कि हमारा ही मार्ग अकेला मार्ग है, बाकी सारे मार्ग निषिद्ध मार्ग हैं। मगर भारत में जो प्रणाली रही, हमें जिसे हिंदू धर्म कहते हैं या हिंदू विचार कहते हैं या हिंदू धारा कहते हैं, इसमें कभी ये विचार नहीं था। हमने निश्चित रूप में निरंतरता से इसी बात को रखा। हम राज्यसभा में जब प्रवेश करते हैं दाहिनी ओर से, तब जो गेट के ऊपर लिखा है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ये भारत की मूल धारणा है। ये भारत का एक दृष्टि से मैग्ना कार्टा है जो हमें जनतंत्र की हमारी दृष्टि को परिभाषित करने में सहयोग करता है। क्योंकि हमारी ये धारणा रही कि केवल मेरा ही मार्ग श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। हर किसी मार्ग में उतनी ही वैधता है और इसलिए हमने आध्यात्मिक जनतंत्र का सहारा लेकर अपने समाज जीवन को संजोया और हमारी जो सभ्यता है वो भी उसी आधार पर आगे बढ़ती गई। इसलिए राजनीतिक जनतंत्र हमारे यहाँ बाद में आया। बाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र की बात की। वो अभी भी एक दृष्टि से हमारा एक गोल है, एक लक्ष्य है। मगर आध्यात्मिक जनतंत्र की पृष्ठभूमि यहाँ पर पहले से और बहुत मजबूत होने के कारण यहाँ पर राजनीतिक जनतंत्र केवल ब्रिटिशों के ज़माने के बाद या उनके दरमियान नहीं, उसके पहले से भी विकसित होता रहा। देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी एक किताब में कहा है कि देश में कई सारे गणराज्य हुआ करते थे और जो मोनार्की थी, जो राजा महाराजा थे, वो भी पूर्ण रूपेण अपने निर्णयों के लिए स्वाधीन नहीं थे, उन पर भी जनता का दबाव था। और हमारे ग्राम राज्यों की तरफ हम देखें, जो पंचायती राज है, हमारे मराठी में एक कहावत है, पांचामुखी परमेश्वर, यानी 5 व्यक्ति जब इकट्ठा सोचते हैं तो वो परमेश्वर का विचार होता है। देयर इज ए डिविनिटी, पंच परमेश्वर की बात हम करते हैं। तो ये सारी जो सोच है, ये जो सारे पहलू निखर कर सामने आते हैं, वो इसी बात को दर्शाते हैं कि जनतंत्र एक संकल्पना के रूप में हमारे लिए कभी भी पराया या एलियन नहीं था। दैट वाज वेरी मच इन द बॉडी पॉलिटिक ऑफ इंडिया। विनय जी, जिस आध्यात्मिक जनतंत्र की आप बात कर रहे हैं, आधुनिक लोकतांत्रिक विमर्श में यह बड़ा ही एक नया शब्द जान पड़ता है। लेकिन इस आध्यात्मिक जनतंत्र को उस समय व्यवहार रूप में आखिर कैसे लाते थे? जिस एकम सद्विप्रा की आप बात कह रहे हैं, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, मुझे अगर ठीक स्मरण हो रहा है तो शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भी इसका उद्घोष किया। लेकिन आज तो हम अध्यात्म को राजनीति से बिल्कुल काट कर देखते हैं। ये आध्यात्मिक जनतंत्र उस समय प्रभाव में, व्यवहार में कैसे था? नहीं, आध्यात्मिक जनतंत्र का उस तरीके से हमारी जो व्यवस्था प्रणाली है उसके साथ कोई संबंध नहीं है। मगर ये प्रणाली यहाँ क्यों मूल पकड़ पाई, उसको यहाँ पर और जमीन से जुड़ा क्यों निर्माण हो पाया, तो उसका कारण है कि ये हमारे लिए कोई पराया नहीं था। ये इतनी बात तक वो क्योंकि ये हमारी सोच का मूल आधार रहा है, नींव में ये रहा है। और उस दृष्टि से, और इसलिए जैसे आपने कहा कि इसका आज की राजनीति तंत्र से क्या संबंध है, तो हमने कभी भी पराये विचारों को पराया माना नहीं। जैसे झामोरिन उधर कालीकत में, केरल में, जब उन्होंने ब्रिटिशों का और क्रिश्चियन मिशनरियों का स्वागत किया, तब उनको ये नहीं लगा कि ये आकर कन्वर्शन करेंगे वगैरह। करने दो भाई, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पर कितने सारे परचक्र आए और विदेशों से आक्रामक यहाँ पर आए, मगर वो यहाँ की सारी जनता को किसी एक दिशा में सोचने के लिए प्रवृत्त नहीं कर पाए जो उनकी दिशा थी। तो ये क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि यहाँ का जनतंत्र और उसकी जो सोच थी कि चाहे ठीक है आप दिल्ली में राज करो, हमारे गांव में तो हमारा ही राज है, ये भी चलता है। हमने देखा कि चाहे कोई भी दिल्ली में राज करो, हमारा राज तो हमारे गांव में है। तो उस पद्धति से अगर हम इसको देखेंगे तो आध्यात्मिक जनतंत्र की परंपरा और उसके आधार पर हमारे राजनीतिक जनतंत्र का विकास, इसमें एक घना संबंध हमें दिखाई देगा। अगर हम सूत्र रूप में समझना चाहें तो सर्व समावेशी या सभी के लिए स्थान देना, अध्यात्म का जो भाव वहां से आता है वही लोकतंत्र को एक मर्यादित और बड़ा ही शक्ति संपन्न, केवल सभी के लिए स्थान नहीं, ये टॉलरेंस जो शब्द है ना, और आजकल उसकी चर्चा करते हैं, ये भी एक दृष्टि से विदेशी है। टॉलरेंस ऐसा नहीं है। टॉलरेंस यानी क्या कि वैसे तो मैं आपसे सहमत नहीं हूं, बट आई एम टॉलरेटिंग, बर्दाश्त कर, ऐसा नहीं। हम तो स्वागत करते थे जी,
आइए, आप भी इस धारा में आइए, सम्मानपूर्वक स्थान दें। सम्मान तो इसमें समानता तीनों चीजों की है। एक अवसर की समानता है, दूसरा सम्मान की समानता है, और तीसरा अधिकार की भी समानता है। हमने किसी को इनवैलिड माना नहीं। किसी भी मजहब को, किसी भी पंथ को ईश्वर के साथ रिश्ता बताने वाली या उसका वर्णन करने वाली या उसको व्याख्यात करने वाली किसी भी धारा को हमने ये नहीं कहा कि ये इनवैलिड है, नेवर। मैं एक प्रश्न करूंगा प्राचीन भारत के स्वरूप को लेकर। जैसा आपने पहले भी कहा कि गणराज्यों का संघ था, उस समय भारत की जो एक संपूर्ण दृष्टि अगर हम कहें, पूरा भारत किस स्वरूप में था? नहीं, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर अभी स्वाधीनता के पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगभग 500 से अधिक प्रिंसिपैलिटीज़ जिसको बोलते थे, वो राजा महाराजाओं के जो छोटे छोटे संस्थान बने थे, उनके विलय के लिए बहुत सारी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ी, एक कवायद हुई। तो उतने तो थे ही थे, उससे भी अधिक होंगे कुछ ज़माने में, या उससे कम भी होंगे, कभी कभार विलय भी हुआ होगा। मगर कहने का तात्पर्य है कि राजा महाराजा, उनकी मोनार्की यहाँ पर होने के बावजूद भी धारणा ये रही कि जनता के लिए हमें राज करना है, और राजा के लिए यही ये रहा कि उस पर धर्म का, धर्मदंडोस्मी जो है, तो धर्म का यानी प्रथा पद्धतियों का, मनमानस का, मान्यताओं का राज चलेगा। केवल राजा अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने राजा का वर्णन बहुत बढ़िया ढंग से किया है। एक मराठी नाटक में उनके संवादों में ये आता है, जब शिवाजी राजा का वर्णन करते हैं कि उपभोग शून्य स्वामी, यानी उपभोग नहीं लेगा, स्वामित्व लेगा, दायित्व पूरा लेगा, मगर उपभोग नहीं लेगा। ग्रेटिफिकेशन के लिए राजा महाराज नहीं है। हम राजा बने हैं तो जनता के नुमाइंदे के रूप में बने हैं। यद्यपि वो कोई चुनकर आए हुए राजा नहीं थे, मगर बगैर चुनकर आए हुए भी धारणा यही थी कि मैं तो जनता के कारण हूं। जनतंत्र के दो बड़े ही अनिवार्य घटक हम मानते हैं, कई घटकों में से, एक समाज और एक निजता। क्या इस दोनों के बीच का जो अंतर संबंध है वो सहज रह पाता है, संतुलन रख पाना संभव है? देखिए, भारतीय सोच को अगर हम संदर्भ में रखें तो मैं मानता हूँ ये आसान है। कई बार हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं, अन्य विचारों से प्रेरित हो जाते हैं। जैसे हमारे देश और दुनिया में अगर हम कहें तो 3 धाराएं बही। एक कि अतिरेकी व्यक्तिवादी धारा, अतिरिक्त व्यक्तिवाद, व्यक्ति ही सर्वोपरि। दूसरी अतिरिक्त समाजवादी धारा, समाज ही सर्वोपरि, व्यक्ति का कोई महत्व नहीं। हमारी धारणा यह कहती है कि व्यक्ति और समाज का संबंध हमारे शरीर के अंग का और एक अंग का पूरे शरीर के साथ जो संबंध होता है, जिसका वर्णन करते हैं अंगांगी संबंध। तो जैसे मेरी उंगली है, इसका मेरे शरीर के साथ जो संबंध है वही व्यक्ति का समाज के साथ संबंध है। तो व्यक्ति कभी भी समाज से अलग थलग नहीं हो सकता, और समाज भी व्यक्ति को कभी पराया नहीं माना। हर समाज के हर व्यक्ति की हर दूसरे व्यक्ति के प्रति एक जवाबदेही है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो उस समाज में हुआ, वो उस प्रदेश में हुआ, वो उस जाति बिरादरी में हुआ, ऐसा नहीं भाई, हम सब एक ही है। इसी का नाम है अंगांगी संबंध। शारीरिक विज्ञान के रूप में अगर इसे समझें तो शरीर के एक अंग में कोई कष्ट हो तो पूरे समाज को उसका एहसास होना चाहिए, और समाज में कहीं भी कोई कष्ट हो तो उस व्यक्ति को इसका एहसास होना चाहिए। शायद यही इसका सबसे आदर्श रूप है। हम चर्चा कर रहे हैं जनतंत्र के आयाम की। अभी तक हमने बात की भारत के प्राचीन भारत में कैसा स्वरूप था जनतंत्र का, कैसे काम करता था यह समाज प्रशासन। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद जिस लोकतंत्र के और संसदीय शासन प्रणाली को हमने अपनाया, उसमें क्या कोई कमी रही, क्या सुधार की गुंजाइश है? आप बने रहिए लोकसभा टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत दृष्टि में हम आज बात कर रहे हैं जनतंत्र की भारतीय दृष्टि की। हमारे साथ हैं डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी। अभी तक हमने बात की प्राचीन भारत के जनतंत्र के स्वरूप की, और अब बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद हमने लोकतंत्र के जिस स्वरूप को अपनाया, संसदीय प्रणाली को अपनाया, उसे चुनने का आखिर क्या कारण था? 70 वर्षों के इतिहास में हमने देखा है कि उसमें कई विसंगतियां हैं। विनय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब हम ये अपना रहे थे तो उस पर कितना गंभीर विमर्श हुआ, और आखिर हमने क्या सोचकर इस पद्धति को अपनाया? 2 चीज़ें हैं, हमने FPTP को अपनाया और एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का भी एक स्वरूप होता है।
आखिर उसको रिजेक्ट करने का और एफपीटीपी को अपनाने का क्या कारण रहा? देखिए, इस संदर्भ में अगर हम हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा, उसके अंदर जो डिबेट्स हुई, जो आलेख के रूप में उपलब्ध है, उनको देखेंगे। मैंने अपने अध्ययन के लिए उनको थोड़ा सा देखा, तो मेरे ध्यान में आया कि यहाँ पर इस देश में स्वाधीनता के पहले भी जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनी तब चुनाव हुए थे, और चुनावों की वही प्रणाली थी जो ब्रिटेन में थी, जिसको हम फर्स्ट पास द पोस्ट या एफपीटीपी कहते हैं। तो उस प्रणाली के प्रति एक आदत सी बन गई थी, थोड़ा सहज स्वाभाविक भी लगा था, है भी वो प्रणाली सहज स्वाभाविक है, समझने के लिए आसान है, और इसलिए उसको स्वीकार करने का एक रास्ता अपनाया गया। इसके बारे में थोड़ा सा चिंतन हुआ, कन्हैयालाल मुंशी जैसे कुछ लोगों ने उसके बारे में कुछ संदेह भी जताए थे। तो बड़े विनम्रतापूर्वक मैं कहूँगा, मैं तो केवल एक छात्र के रूप में ही टिप्पणी कर सकता हूँ, कि मुझे लगता है कि ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, और दुनिया भर का अगर इतिहास हम देखेंगे, जैसे 2011 में ब्रिटेन में इसका परिवर्तन करते हुए प्रोपोर्शनल, जिसको हम प्रमाण के आधार पर प्रतिनिधित्व के सिस्टम कहते हैं, उसकी ओर जाने के लिए एक रेफरेंडम हुआ, सार्वमत लिया गया, और सार्वमत में वो प्रस्ताव परास्त हो गया और लोगों ने कहा कि नहीं, अभी की पद्धति ठीक है। मगर उसके परिणामों को अगर हम देखें तो उसके बारे में नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता को हम नकार नहीं सकते। परिणाम क्या हुए? सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है कि इस पद्धति में जनमानस का जो सही रिफ्लेक्शन, सही परछाई चुनाव के माध्यम से मतपेटी के बाहर आनी चाहिए। यही तो चुनाव होता है, यही तो जनतंत्र होता है। आज ऐसा होता नहीं। आज हमारा चुनाव जिसको चुनता है वो सबसे अधिक लोकप्रिय शायद नहीं होता, सबसे न्यून अलोकप्रिय होता है, जी, सबसे कम अलोकप्रिय होता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि इसके पहले वाले 2008 वाले 2009 वाले लोकसभा चुनाव में या 2004 वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में लगभग 80% सांसद केवल 20% या उससे भी कम वोट पाकर जीत कर आए थे। इसका मतलब कि उन सांसदों के विरोध में 80% जनता थी, जो आज कई बार विपक्ष, हमारी जो सरकार है, उसके बारे में कहता है कि आपको तो 32% वोट मिले हैं। मगर ये तो हमेशा के लिए रहा, ये केवल इस सरकार के बारे में नहीं है, हमेशा यहाँ देश में कोई सरकार ऐसी नहीं थी कि जिसने 50% से अधिक वोट पाए थे। संभव ही नहीं है इस सिस्टम में, और इसलिए एक भ्रांत जनादेश इसके अंतर्निहित है, जो मैं मानता हूँ कि जनतांत्रिक संकल्पना में जो लोगों के मत का सम्मान होना चाहिए उससे कुछ हटकर है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यह विभाजनकारी है, क्योंकि मेरा चुनकर आना अधिकाधिक वोटों को इकट्ठा करने के साथ साथ मेरे विपक्ष के वोटों में अधिकाधिक विभाजन के आधार पर आगे बढ़ता है। हर राजनीतिक पार्टी के लिए यह बड़ी ही सहूलियत वाली स्थिति है। आप इतने वोट अपने तरफ कर लें तो आपकी जीत सुनिश्चित होती है। तो क्या यह संभव है, इसका परिवर्तन, क्या इस पर सहमति बनना आपको लग रहा है कुछ आगे बढ़ पाएगा? नहीं, ये मुश्किल है, मैं भी जानता हूँ, मगर मुश्किल है इसका मतलब वो करने लायक नहीं है, ऐसा तो नहीं है। जितनी सारी अच्छी चीज़ें होती है कई बार मुश्किल ही हो जाती है। अभी इस विषय में हमारे देश में एक चिंतन, हमारे माननीय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो उनके कार्यकाल में उन्होंने हमारे संविधान के ऊपर जो अमल हुआ है उस अमल की समीक्षा करने के लिए एक आयोग स्थापित किया था, जिसका नाम था वेंकट चलैया कमीशन। ये जो है, ये सारी उसकी रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट में बहुत सिलसिलेवार उन्होंने तफसील से जाकर और हमें बताया है कि ये वोटिंग सिस्टम है वो भारत के लिए कितनी अयोग्य है। आज भी ये हमारे देश के डेमोक्रेसी के बारे में, जनतंत्र और जनतंत्र के ढांचे के बारे में जो एक सोचा समझा डिस्कोर्स यहाँ पर निर्माण होने की ज़रूरत है, एक मैच्योर डिबेट जो होने की ज़रूरत है, उसके लिए ये जो रिपोर्ट है बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारी जो चुनाव पद्धति है, जिस प्रक्रिया को हमने अपनाया, उसकी एक और विसंगति के ऊपर आपकी टिप्पणी चाहूँगा। अमूमन देखा जाता है कि राजनीतिक पार्टियाँ 5 साल के दरमियान के अंदर ही सोचती हैं, क्योंकि एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक के बीच अगर उन्होंने ठीक काम कर लिया तो फिर से सत्ता में आ जाएंगे। क्या इसे भी आप बहुत बड़ी एक कमी मानते हैं? निश्चित रूप में, मगर उसके कारण जो है वो केवल चुनाव पद्धति तक सीमित नहीं है। हमारे राजनीतिक दलों को परिचालित करने वाला कोई कानून इस देश में नहीं है। छोटे छोटे देश, बल्गेरिया जैसे या और कोई, उन्होंने भी राजनीतिक दलों के परिचालन के लिए एक कानून बनाया, एक परिधि के अंदर उनको काम करने के लिए बाध्य किया।
हमारे देश में ये प्रयास अभी तक सफल नहीं हुआ है। मैं मानता हूँ कि देश के राजनीतिक दलों, और हमारे देश में 1700 से भी अधिक दल हैं, और उसमें से लगभग 95% से भी अधिक एक घराने के आधार पर चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब तक राजनीतिक दलों का अंदरूनी जनतंत्र परिपक्व नहीं होता, पक्का नहीं होता, मजबूत नहीं होता, तब तक ये जो देश का जनतंत्र है उसको जो आवश्यक ऊर्जा मिलनी चाहिए, मुझे लगता है कि शायद नहीं मिल पाएगी। एक प्रश्न के साथ अपनी ये चर्चा हमारे अंतिम दौर में है। आपकी पुस्तक है बियॉन्ड ए बिलियन बैलेट्स। इसमें आपने एक जगह जिक्र किया है कि राजनीति में सेंस ऑफ पर्पस का, दूसरी बात कि हमारे जो राजनीतिक दल हैं वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस नहीं बन पाए। आखिर क्या कारण रहा? जैसे मैंने कहा कि राजनीतिक दलों को बनाना, देखिए जनतंत्र जब आया, मतलब हम जब स्वाधीन हुए और स्वाधीनता के बाद जब जनतांत्रिक प्रक्रिया ने एक दृष्टि से और गति ली, तब हमारे देश में स्वाधीनता की छाया में जो कांग्रेस, जो वाकई में एक जन आंदोलन था, जिसको एक दल का रूप महात्मा गांधी जी के विचार और सलाह के विपरीत एक दल का रूप दिया गया, और उन्होंने चुनाव लड़े, देश को नेतृत्व दिया, कई अच्छे काम भी किए, कोई उसको नकार नहीं सकता। मगर अन्य राजनीतिक दलों का विकास जिस पद्धति से होना चाहिए वो नहीं हो पाया, और इसलिए विचारधारा आधारित राजनीतिक दल हमारे यहाँ एक 2-5 दलों का अगर नाम हम ले तो उसके अलावा कोई विचार आधारित दल नहीं है। कई ऐसे दल है कि जो एक सरीखी भाषा बोलते हैं, एक सरीखे दिखते हैं, एक सरीका रंग है, एक सरीखे नेता है, तो लोगों को जो एलिमेंट ऑफ चॉइस है वो कहाँ रहेगा? देखिए, हरा, पीला, नीला, इसमें चॉइस है, मगर हरा 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 इसमें क्या चॉइस है? तो लोगों का जो एलिमेंट ऑफ चॉइस है वो एक दृष्टि से सिकुड़ता गया, क्योंकि सारे राजनीतिक दल एक सरीखे दिखने लगे, कमोबेश, बहुतांश, सारे मैं नहीं कहूँगा, बहुतांश। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दलों के अंदर एक विचारधारा का होना जो केंद्र बिंदु है। आखिर राजनीतिक दल बनते काय के लिए? सत्ता के लिए बनते, ठीक है, मगर विचारधारा होती है तो उसके इर्द गिर्द लोग जुड़ जाते हैं, उसके आधार पर शासन की नीतियां बनती है, उसके आधार पर लोग चुनना नहीं चुनना इसका निर्णय करते हैं। आज मुझे बताइए कि विचारधारा की विशेषता के आधार पर एक कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का भी मतलब विचारधारा का स्वरूप अभी इतना निखर कर नहीं आता, क्योंकि उन्होंने सबको साथ में लिया। एक कांग्रेस सिस्टम का उल्लेख रजनी कोठारी जी करते थे अपने ज़माने में, वो सही है। इसके अलावा मुझे कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं दिखाई देता जिसकी अपनी विशिष्टतापूर्ण विचारधारा है। नेता है, घराना है, मगर विचारधारा नहीं है। मैं एक छोटी टिप्पणी चाहूँगा कि क्या आपको लगता है इन विषयों को लेकर आज का नागरिक, आज के वोटर, आज का समाज जागरूक हो रहा है? कुछ मात्रा में तो मैं निश्चित रूप में कहूँगा कि जागरूक हो रहा है, और शायद ज़रूरी है, मेरे अपने किताब में भी मैंने इसका जिक्र किया है कि हमारे देश में एक पॉलिटिकल पार्टी वॉच जैसा एकाध ओम्बड्समैन या एकाध ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो राजनीतिक दलों के अंदरूनी क्रियाकलापों पर भी नज़र रखेंगे। आज मुझे 1-2 राजनीतिक दलों का अपवाद आप छोड़ दीजिए, बीजेपी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, कितने राजनीतिक दलों की कार्य समिति की बैठकें नियमितता से होती है? नहीं होती। कितने राजनीतिक दलों के और सदस्यता का हिसाब आपको रखा जाता है? छोड़ दीजिए, कितने राजनीतिक दल अपनी वेबसाइट ढंग से चलाते हैं? कितने राजनीतिक दल अपने किए हुए काम का कोई रिपोर्ट देते हैं? यहाँ तो एक राजनीतिक दल ऐसा है कि जो कहता है कि हम मैनिफेस्टो भी नहीं निकालेंगे क्योंकि बगैर मैनिफेस्टो हम जीत कर आए हैं। तो इतनी लापरवाही जनता के प्रति, केवल चुनकर आना यही एकमात्र ध्येय रहा, जिसके कारण वो सेंस ऑफ पर्पस की बात आई और एक क्राइसिस ऑफ पर्पस की ओर सारे राजनीतिक दल बढ़ते गए। सत्ता मिलना महत्वपूर्ण है, मगर सत्ता क्यों लेना, इसका जवाब आपके पास होना चाहिए, जो देने में बहुत कम राजनीतिक दल आज सक्षम दिखाई देते हैं। तो जनतंत्र की भारतीय दृष्टि की चर्चा को हमें यहीं विराम देना पड़ेगा। भारत ने आधुनिक अर्थों में लोकतंत्र भले ही स्वतंत्रता के बाद इसकी पद्धति अपनाई, लेकिन मूल रूप से यह देश जनतांत्रिक स्वभाव वाला देश रहा है। और एक जो बड़ी ही गूढ़ बात है कि आध्यात्मिक जनतंत्र यहाँ का मूल निर्देशक तत्व रहा। उसी के आलोक में यहाँ संघ, गणराज, जनपद, महाजनपद बने और काम करते रहे। स्वतंत्रता के बाद हमने लोकतंत्र के जिस स्वरूप को अपनाया, जिस संसदीय प्रणाली को अपनाया, उसे लेकर आज 70 वर्षों के बाद बड़े ही विमर्श की आवश्यकता है। यह विमर्श समाज में जितना फैले, एक व्यक्ति, एक नागरिक अपने अधिकारों और अपने भविष्य के प्रति जितना ही जागरूक हो उतना ही अच्छा है। यह बड़े ही चिंता का विषय है कि हम लोग लोकतंत्र में जीते हैं, लेकिन जो पार्टियां उस लोकतंत्र की मूल वाहक हैं उनके अंदर ही आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। राजनीति के अंदर एक समाज सेवा का,
जो मूल भाव होना चाहिए, सेंस ऑफ पर्पस जो होना चाहिए, उसकी कमी दिखती है। लेकिन सुखद यह है कि यह देश इस विमर्श के लिए तैयार है। भले ही धीरे धीरे इस विमर्श की ओर हम बढ़ रहे हैं और भविष्य में लोकतंत्र को लेकर जिस सुधार की गुंजाइश है, संभावना है, आवश्यकता है, वह अवश्य ही स्थान लेगा, सफलीभूत होगा। इसी विश्वास के साथ इस चर्चा को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। विनय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और यह कार्यक्रम देखने के लिए हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप बने रहिए लोकसभा टीवी के साथ।